नमस्कार, आपका स्वागत है डाउन द मेमोरी लेन, एक मासिक प्रोग्राम जिसमें सेवानिवृत्ति के मोड़ पर खड़े उन ऑफिसर से प्रोफेशनल जर्नी के बारे में, उनके अनुभवों को संप्रेषित करने का एक बहुत ही प्रभावी माध्यम है। तो आज डाउन द मेमोरी लेन प्रोग्राम के इस एपिसोड में हमारे मेहमान हैं एसीपी गुरुदेव सिंह, जो इसी मास सेवानिवृत्त हो रहे और बहरहाल एसीपी ऑपरेशंस शहादा डिस्ट्रिक्ट में तैनात है। नमस्कार सर। थैंक यू। वाक्य में या कुछ शब्दों में आप अपने इस प्रोफेशनल जर्नी को कैसे वर्णन करेंगे सर? मेरी पूरी प्रोफेशनल जर्नी पूरी तरह संतोषजनक रही मेरे लिए, और जितना मैंने इसको दिया उससे बहुत ज़्यादा मैंने इससे सीखा। आपने जितना कुछ दिया उससे ज़्यादा मैंने सीखा। सर, पुलिस व्यवस्था जब आपने ज्वाइन किया 1994 में एज यंग ऑफिसर, और अभी 31 साल के बाद बहुत सारे तकनीकी बदलाव हम लोग देख रहे हैं, और उससे पुलिसिंग में ऑब्वियसली इसका कुछ ना कुछ असर पड़ा है। आप दोनों के साक्षी रहे सर, दोनों फेजेस के, जब चीज़ें मैनुअल हुआ करती थी और जब तकनीकी सहायता के साथ आजकल कानून व्यवस्था, इन्वेस्टिगेशन और भी जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं पुलिसिंग के, उनमें तकनीक बहुत ज़्यादा इसमें सम्मिलन है। इसको कैसे आप सर्विस का वर्णन करेंगे? देखिए, जब पुलिस की शुरुआत हमने की थी तो तकनीकी बहुत ना के बराबर थी। मोबाइल फ़ोन नहीं था, इंटरनेट नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। सब काम मैनुअल था, हार्ड कॉपी में होता था, और छोटी मोटी गलती हो जाने पर भी उसको ठीक करने में काफ़ी समय लग जाता था। लेकिन जब से टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर आया है, इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। जी। रिपोर्टिंग्स, नोटिसेस और बहुत सारी चीज़ें हमारी एक क्लिक पे ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से जहां हमें भेजनी होती हैं पहुंच जाती हैं, जहां से हमें मंगानी होती हैं वहां से पहुंच जाती हैं। और बैठे बैठे ही, मतलब एक लैपटॉप और एक कंप्यूटर के माध्यम से हम करीब अपने किसी भी केस की 60% इन्वेस्टिगेशन अपने रूम में अपने लैपटॉप पर बैठ के कर सकते हैं, जो पहले कतई संभव नहीं था। तो बहुत सारा फर्क आया है टेक्नोलॉजी से। इस टेक्नोलॉजी और मॉडर्नाइजेशन में मैं कहूँगा कि पहले एक जिप्सी थाने में हुआ करती थी, आज 4-5 गाड़ियाँ हैं। ERV अलग है, इंस्पेक्टर्स के लिए गाड़ियाँ अलग हैं, और डिस्ट्रिक्ट में एक सब वाहन भी है। अब हम कह सकते हैं कि इस टेक्नोलॉजी और मॉडर्नाइजेशन से चीज़ें, मैंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा। जहाँ तक हमने देखा कि आप हमेशा सर पुलिस स्टेशंस में ही रहे ज़्यादातर, और ऑपरेशनल यूनिट जैसे स्पेशल सेल में भी आप रहे। तो इतने लंबे अंतराल के बाद कोई ऐसा वाकया जो आपको जहन में आ रहा हो, जो बड़ा ही दिलचस्प हो, जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें? देखिए, अब फील्ड की नौकरी में वैसे हमेशा ही नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन मुझे याद आ रहा है कि पूरे कैरियर में जो मेरी पोस्टिंग PTC में रही सर, वहाँ झड़ौदा में मुझे PSI और दानिप्स ऑफिसर्स की क्लास को पढ़ाने का मौका मिला, और वो बहुत इंटरेस्टिंग था। जितना मैं सीख चुका था वो मुझसे पूछते थे, मैं उनसे शेयर करता था। उसके साथ बाकी पीरियड में वजीराबाद में भी रहा, तो नाइट की कोई ड्यूटी नहीं होती थी। सुबह पूरी अपना रेस्ट करके पूरी एनर्जी के साथ जाना और एक सीमित अच्छा काम था, जो नया काम था। 300-400 सब इंस्पेक्टर बैठे हैं, यंग एनर्जीज के साथ बिताना सर। हाँ, कॉन्फ्रेंस हॉल में, और पूरी छूट होती थी कि जिसको जो चाहिए वो पूछ सकता है सवाल। तो वो एक नए तरह का काम था, पुलिस के लाइन से हट के काम था, और जिसको मैंने बहुत अच्छा एंजॉय किया और बहुत बढ़िया दिलचस्प रहा। और मुझे यकीन है वो यंग ऑफिसर्स आपके अनुभव से जरूर लाभान्वित हुए होंगे। हाँ, जगह जगह अभी भी बहुत लोग मिल जाते हैं, पहचान लेते हैं। जी। तो सर, आपका कैरियर बहुत ही लंबा, और कोई ऐसा चुनौतीपूर्ण वाकया जो आपको अभी जहन में आ रहा हो, जो आप हमारे श्रोता के साथ और दर्शकों के साथ साझा करना चाहें? मुझे 2 काम याद आ रहे हैं कि जनवरी 2011 में एक डबल मर्डर हुआ था, जब मैं रंजीत नगर थाने में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में ब्रेवो था। जी। और CP साहब की कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। बहुत चुनौती ये थी कि अब ये कैसे वर्कआउट होगा, मतलब कुछ भी नहीं पता लग रहा था। पूरा एक 10 बाई 12 का रूम ब्लड से पूरा भरा हुआ था। क्राइम वाली टीम थी,
स्पेशल सेल की टीम थी, स्पेशल स्टाफ था, और चुनौती ये थी कौन वर्कआउट करेगा क्या है। तो बहुत कुछ खंगाला, ना किसी के कैमरे में कुछ दिख रहा था। तो पता लगा कि एक जो बड़े भाई की फैमिली थी उनमें एक लड़का गायब है। फैमिली बाहर गई हुई थी, लड़का कुत्ता बंद अंदर करके बाहर गया हुआ था। वही हमारा फिर धीरे धीरे प्राइम सस्पेक्ट बनता गया, और फिर हमने उसका वेट किया, और रात को 1:30 बजे वो लड़का जब आया जी, कुछ कपड़े गीले थे, वो अपनी जीन्स और शर्ट वर्ट सब धो के आया था, खाना वाना खा के। बहुत पूछताछ की, फर्स्ट टाइम का ऑफेंडर था, लेकिन धीरे धीरे सस्टेंट इंटरोगेशन से वो रात को 3:30 बजे के करीब उसने अपना डिस्क्लोजर दिया जी, ब्रेकडाउन हुआ। फिर वो उसने रिवॉल्वर जो जहां से उसने अरेंज की थी, जो वेपन ऑफ ऑफेंस, हाँ, जो ज्वेलरी का सामान जो उसने ये दिखाने की कोशिश की थी कि रॉबरी की घटना हुई है सर, वो सब रिकवर करवाया। और इंटरेस्टिंग बात ये थी, जब उससे पूछा कि क्यों किया तुमने, अपने चचेरे बहन या भाई का मर्डर किया है, सामने से गोली मारी, एक सिंपल 2 शब्दों में उसने बताया जी मेरे फादर मेरे बाबा की बहुत सेवा करते रहे, लेकिन मेरे चाचा ने बराबर का हिस्सा नहीं दिया मेरे फादर को। होटल भी खुद ले लिया, प्रॉपर्टी में भी हिस्सा ज़्यादा ले लिया, और इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, मुझे क्रोध था, और मैं मारना तो चाचा को चाहता था, लेकिन मेरा दाव नहीं लगा, तो मैंने ये बच्चे मार दिए। मेंसरिया यहाँ साफ हो गया। फैमिली फ्यूड, हाँ, फैमिली फ्यूड, एनिमिटी। जी 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 जी। और दूसरे वाक्य के बारे में क्या है सर? दूसरा, गोविंदपुरी SHO में जब था जी, तो एक मर्डर हुआ था झुग्गियों में, और उस मर्डर में उसकी ज्वेलरी वगैरह भी थोड़ी सी चली गई थी। तो पोस्टमार्टम एम्स में कराने के बाद डेड बॉडी उनको हैंडओवर कर दी थी। थोड़ी देर में ही पता लगा कि लोगों ने डेड बॉडी गुरु रविदास मार्ग पर रख के, परिवारजनों ने और बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर दिया है जी। मैं मौके पे पहुंचा, 15-16 लोगों का स्टाफ था मेरे साथ जी। गुरु रविदास मार्ग का ट्रैफिक जाम, लंबा जाम लग गया था, और 2-2.5 हज़ार लोगों की भीड़ थी। समझ नहीं आ रहा था, लोग अपनी अपनी तरह तरह की बातें, पूरी संभावना मुझे लग रही थी कि ये रॉयट करेंगे या कोई ना कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ट्रबल क्रिएट करेंगे। तो मैंने जो वहाँ के RWA और जो प्रधान वगैरह थे उनसे बात की, फिर मैं पर्सनली परिवार के पास गया। मैंने कहा आपका ग्रीवेंस क्या है बताइए जी। तो बोले जी हमको FIR की कॉपी नहीं मिली। मैंने कहा FIR की कॉपी ये लीजिए, मैं गाड़ी में रख के ले गया था कि ये लोग पकड़े जाने चाहिए और ये हमको सामान चाहिए, जो उनका एप्लीकेशन था, जो उनका हाँ ग्रीवेंस भी था। मैंने कहा आप मेरा भरोसा रखिए, मैंने राइटिंग में आपको देता हूँ। मीडिया के लोग भी थे कि ये लोग सब अरेस्ट होंगे जल्दी से जल्दी, और ये सारा सामान आपको रिकवर करके दिया जाएगा। तब वो सिचुएशन हैंडल हुई। मुझे बहुत ज्यादा कहीं से फोर्स नहीं मंगानी पड़ी, बहुत ज्यादा सीनियर अफसरों को जो विद इन लिमिटेड रिसोर्सेज आपके साथ उसके वो डील हो गया सर। तो इसमें मींस आपका जो अपना एक्सपर्टीज और जो कम्युनिटी के साथ हाँ, जो टैक्टिक्स थी वो और टैप्स, हाँ, ये सब काम आया, मेरे इस्तेमाल किया जी, और चीजें ठीक हो। हाँ बिल्कुल सर। जो हमारी ये जो प्रोफेशन है पुलिस का सर, हाँ, और व्यक्तिगत जिंदगी, ये दोनों दिखते तो ऐसे हैं कि उसमें दोनों में हमारी हिस्सेदारी होती है, लेकिन दोनों का जो चरित्र है वो दोनों डिस्टिंक्ट है सर, दोनों डिस्टिंक्ट है। तो अक्सर ही पुलिस में ये कंप्लेंट पाई जाती है कि हम लोग जो है परिवार को जितना एडिक्वेट समय है वो नहीं दे पाते, जिस कारण से कहीं ना कहीं हमें एक शिकायत, एक जो एलिमेंट ऑफ जो मिसिंग का है वो रहता है। तो आपने सर प्रोफेशनल जर्नी और व्यक्तिगत जिंदगी, इन दोनों में कैसे सर आपने एक बैलेंस स्ट्राइक किया? देखो, जहां तक बैलेंस बनाने की बात है, मैंने अपने काम को जो मुझे टास्क मिला उसको वरीयता से लिया, प्रायोरिटी से लिया, चाहे देर सवेर हुई, कि मुझे इसको फिनिश करके जाना है जी। और तभी मैं घर पे जितना टाइम लेके जा रहा हूँ, मैं निश्चिंत होकर उतना टाइम रेस्ट भी कर पाऊंगा, घर वालों के साथ बात भी कर पाऊंगा। ये मेरा हमेशा से रहा, क्योंकि अगर काम अधूरा पड़ा है और आप घर भी चले गए हैं तो फिर आधी चिंता के साथ आप वहां हैं, अब बैगेज के साथ तो वो कोई फायदा नहीं है उस चीज का जी। तो
इसमें अब जैसे कभी फेस्टिवल आता है, तीज त्योहार आता है, तो अमूमन सी बात है पुलिस की नौकरी लग जाती है, लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट भी आ जाता है जी। हम टाइम पे नहीं पहुंच पाते। तो ये मैंने चीज़ें सब परिवार को बताई और उन्होंने भी मुझे पूरी तरह से कोऑपरेट किया। यही था कि भाई उस दिन नहीं तो अगले दिन परिवार के साथ अपना फेस्टिवल एंजॉय कर लिया। तो इसी तरह से बैलेंस बनाया। सर, दिल्ली पुलिस एक एलीट फोर्स है जी। हमारी जो यंग जनरेशन्स है जो यहाँ पर सर्व कर रही हैं, और ऐसे युवा पीढ़ी दिल्ली पुलिस के साथ हमराज होना चाहते हैं, दिल्ली पुलिस के साथ जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए सर आपका क्या मैसेज होगा? तो दिल्ली पुलिस बहुत अच्छा संगठन है, बहुत अच्छा बल है। मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि चुनौतीपूर्ण कार्य रहता है, तो आप डिसिप्लिन्ड और पंक्चुअल रहें और काम को वरीयता दें। जी जी। गलत आदतों से बचें, रेगुलर अपनी एक्सरसाइज रखें, और जो काम है उसमें टेक्नोलॉजी का भी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। बहुत अच्छी फोर्स है दिल्ली पुलिस, बहुत सारी सुविधाएं हैं, ट्रांसफ़र बहुत दूर दूर नहीं है। इसमें ऑफिसर्स की प्रायोरिटी रहती है कि घर के नज़दीक ही ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो यही मैं कहना चाहूँगा। धन्यवाद सर, आप हमारे प्रोग्राम में आए और आपने अपने अनुभव को हमारे दर्शकों के साथ साझा किया, और मुझे विश्वास है कि आपके इन अनुभवों से हमारे दर्शक और युवा पीढ़ी जरूर इंस्पायर्ड हुई होंगी पोस्ट रिटायरमेंट। आपको आपके सेकेंड इनिंग के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सर।